ईरान की कुछ शराइत हैं, यूएस की कुछ शराइत हैं, इसको दरमियान में ब्रिज करना है एज ए न्यूट्रल आर्बिट्रेटर। दो पार्टीज है ना, अमेरिका और ईरान। अमेरिका को भी आप पे 100% ट्रस्ट होना चाहिए, ईरान को भी आप पे 100% ट्रस्ट। और ये एक तरह की इम्पॉसिबिलिटी है। इसी वजह से पाकिस्तान को यूनिक कहा गया, पाकिस्तान की लीडरशिप को यूनिक कहा गया। ही इज द ओनली मैन ऑन द प्लेनेट जो कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी बात कर रहे हैं और सारा कुछ, एंड और ईरान के अंदर भी ही इज रिसीव्ड एज अ ब्रदर। बड़ा खूबसूरत और कीमती शेर है कि थे वो आबा तुम्हारे मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। बिल्कुल ठीक। नैरेटिव ये था कि क़यामत आने वाली, आखिर एंड टाइम्स हैव स्टार्टेड एंड दिस इज द प्रॉमिस्ड लैंड। और हम यहाँ पे बैठ के फ्रॉम रिवर नाइल टू यूफ्रेटिस कंट्रोल करेंगे, और यहाँ पे आना इस वजह से हमारे लिए जरूरी है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी ये आती है कि ये जब वहाँ पे गए और वहाँ पे रहे, जब से मुलाकातें हुई, तो क्या कोई डील थी जो फाइनलाइज हो रही थी? क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस थी क्या, या इनका पॉइंट ऑफ व्यू लेना था, या कुछ बताना था इनको, या कोई चीज़ लॉक करनी थी? क्योंकि उस वक्त तक ट्रम्प साहब भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे थे। वो ट्वीट्स तो उनका एक हॉबी है, वो करते रहते हैं। वो कभी पॉप को छेड़ देते हैं, कभी किसी को छेड़ देते हैं, लेकिन जो मेन इस टॉपिक पे जो बात की वो उन्होंने काफ़ी आखिर में जाके बात। देखिए, लार्जर जो फ्रेमवर्क अचीव करना है उसकी बात है कि ग्लोबल जो रीजनल पीस है उसके लिए ईरान की कुछ शराइत हैं, यूएस की कुछ शराइत हैं, इसको दरमियान में ब्रिज करना है एज ए न्यूट्रल आर्बिट्रेटर। अमेरिका को दो पार्टीज है ना, अमेरिका और ईरान। अमेरिका को भी आप पे 100% ट्रस्ट होना चाहिए, ईरान को भी आप पे 100% ट्रस्ट। और ये एक तरह की इम्पॉसिबिलिटी है। आप अब से पहले जब जो ये जब जंग नहीं शुरू हुई थी ना, उससे पहले इट वाज एन इम्पॉसिबिलिटी। लेकिन इसी वजह से पाकिस्तान को यूनिक कहा गया, पाकिस्तान की लीडरशिप को यूनिक कहा गया। वाज लिसनिंग टू दिस वेस्टर्न एनालिस्ट, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो सीडीएफ हैं, ही इज द ओनली मैन ऑन द प्लेनेट जो कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी बात कर रहे हैं और सारा कुछ, एंड और ईरान के अंदर भी ही इज रिसीव्ड एज अ ब्रदर। सो ये दिस इज मास्टर क्लास डिप्लोमेसी, ही इज द ओनली पर्सन इन द प्लेनेट। ट्रू, बिल्कुल ऐसी है। सो वो उस जो गैप है उसको ब्रिज करना मकसद है। उसमें बहुत सारे कॉन्टूर्स हैं, टेलीविजन पे बातें चल रही हैं यूरेनियम की, फोर्सेस की, कॉम्पनसेशन की, सैंक्शंस की, तो वो मल्टीपल बातें हैं। अब जो उसके सब हेडिंग्स या सब पॉइंट्स है, पॉइंटर्स जो हैं जिसके ऊपर क्या बात चल रही है, उनके ऊपर एग्रीमेंट की कामयाबी ये है, कामयाबी ये शो, मतलब कौन से इंडिकेटर्स हैं जो ये शो करेंगे कि वो कामयाब हो रही हैं, कि उनके बारे में कितनी इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है। अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है, इसका मतलब है कि आप जो है आपके जो टॉक्स हैं या नेगोशिएशंस हैं उनमें सक्सेस की रेशो कम है। अगर बिल्कुल सीक्रेटिव हैं स्पॉयलर्स के उसमें, अगर जितने ज्यादा स्पॉयलर्स हैं आपके, जितनी कम इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है, इसका मतलब है कि आप कंस्ट्रक्टिव जो है वो डायलॉग हो रहा है और इन टॉक्स के अंदर सिंस द वेरी बिगिनिंग। और दूसरी बात ये कि आमतौर के ऊपर जितनी भी निगोशिएशंस और मीडिएशंस होती है ना, उसमें सीरियसनेस का सिर्फ एक पैमाना है कि आप बातें बाहर नहीं कर रहे, मीडिया लेस इन्वॉल्व्ड है। सो अभी भी आप यही देख रहे हैं कि जो मीडिया है ईरान में या इवन पाकिस्तान के अंदर, हमारे तो सहाफ़ियों ने बड़ा गिला भी किया गया है जो मीडिया, सो उसका ये कामयाबी की निशानी है कि जितना कम उसको मीडिया में फैलाया जा रहा है। प्रोग्राम के हवाले से आपके बैठे हुए मैं बात कर लूँ कि ये जो है, ये जो बात हो रही थी कि जिन्होंने सिर्फ मौसम पकौड़ों की बात की, इंटरनेट की बात की, बाथरूम्स की बात की यहाँ बैठ के, लेकिन वो एक सोचे समझे तरीके से था कि भाई इतना ज़्यादा कुछ मीडिया को अभी नहीं बताना है, और जितना जितना कुछ बताया जाएगा वही होगा। क्योंकि पाकिस्तान में और सब कॉन्टिनेंट में, तो इंडिया में भी हर जगह पे स्पेकुलेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, और इंडियन मीडिया तो हमसे ज़्यादा बेताब था। हम तो फिर कोई सब्सटेंस था उनके पास, तो बिल्कुल कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, और ऐसे ही होना चाहिए। ऐसे ही होना चाहिए। जेडी वेंस ने बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी, उसने कहा था आई डोंट वांट टू नेगोशिएट इन फ्रंट ऑफ मीडिया। वेरी ट्रू, ठीक है। तो हम अगर ये चाहें कि एक कैमरा अंदर हो और वो सारी बातें कर रहे, तो कामयाब नहीं हो सकती ना। इन्फो नहीं है, वो चीज़ नहीं हो सकती। अच्छा अहमद भाई, अभी ये तो अच्छी सारी बातें हो गई, लेकिन कुछ बातें थोड़ी सी ज़्यादा टेंस हैं। उसमें पहली बात तो ये है कि जो ये सब कुछ हो रहा है, इसमें हम रूल आउट नहीं कर सकते कि
इसराइल कितनी शरारत कर सकता है और इंडिया कितना एक बैड कॉप प्ले कर सकता है इस मौके पे, तो वो चीज़ें दोनों हम उनको माइनस नहीं कर सकते हैं। तो आप उसको कैसे देखते हैं कि वो कहाँ पे इंटरवीन कर सकते हैं, कहाँ पे पंगा कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट सारा जो है इसराइल से हुआ था। ये कैसे हो सकता है कि अब इसराइल बिल्कुल बिल्कुल रूल आउट हो जाए, बेईमानी हो जाए? अच्छा देखें, यहाँ पे जो हमारी पहले बात अभी चल रही थी सारी इसराइल के या ऊपर, मैं इसमें थोड़ा सा आई वांट टू बिल्ड लिटिल कॉन्टेक्स्ट फॉर योर ऑडियंस टू प्लीज डू। अंडरस्टैंड कि 1895 में थियोडोर हर्जल ने जब ये ज़ायनिज़्म की बुनियाद रखी थी, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था जिसको प्रोटोकॉल्स के नाम से हम जानते हैं। बहुत सी जगहों के ऊपर द प्रोटोकॉल ऑफ लर्न्ड एल्डर्स ऑफ ज़ियोन, बहुत सारी जगहों पे आपको उसकी कॉपीज मिलती हैं, लेकिन कुछ उनके प्रोटोकॉल्स जो उसमें लिखे हुए थे या जो आप दीगर सोर्सेज से, हेनरी फोर्ड ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, द इंटरनेशनल ज्यू की मैं बात कर रहा हूँ, वो वाली जो किताब सारी ली, तो उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर काम किया। बिल्कुल। परसेप्शन कंट्रोल इनका बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, परसेप्शन को कंट्रोल करना। इकबाल ने एक शेर है, बड़ा खूबसूरत और कीमती शेर है कि थे वो आबा तुम्हारे मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। बिल्कुल। वो ज़माने में मुअज़्ज़िज़ से मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिक कुरान होकर। इकबाल का हाथ मुसलमानों की नफ्स पे था। इकबाल को हकीमुल उम्मत इसी वजह से कहते हैं ना, बिकॉज ही न्यू द प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू क्योर समथिंग। 100% आपको सबसे पहले जानना था, तशखीस बहुत ज़रूरी है। इकबाल ने उम्मत के अंदर आने वाली प्रॉब्लम्स जो मौजूद थी और जो उन्हें लगता था आने वाले दौर में भी, उनकी तशखीस की। उसमें से एक प्रॉब्लम ये थी कि हाथ पर हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो, तुम वेट कर रहे हो किसी और के आके तुम्हारी जिंदगी को फिक्स कर बदले। इकबाल तो रोए हैं इस बात के ऊपर बाकायदा कि तुम खुद अपनी तकदीर अपने हाथ पे क्यों नहीं लेते। बिल्कुल सही। क्यों नहीं लेते अपनी तकदीर, डोमिनेटिंग पोजीशन में क्यों नहीं हो। ये सितारा क्या मेरी तकदीर की खबर देगा, वो खुद फिराक की अफलाक में है खारो ज़ुबान, उसे क्या पता मेरी तकदीर क्या है। ट्रू। सो प्रॉब्लम, और इसी प्रॉब्लम को एक्सप्लॉइट किया ज़ायनिस्ट्स। ठीक, उन्होंने भी यही परसेप्शन क्रिएट की। देखें, इसराइल पिछले 2000 सालों से कहीं ना कहीं ग्रीस के अंदर, फिर उसके बाद चाइना के अंदर, खाजारियन एम्पायर के बाद जो उसके रेमिनेंट से किसी न किसी शेप और फॉर्म में ये इकट्ठे रहे। बिल्कुल सही। ऐसा नहीं है कि इसराइल अब से 2000 साल पहले था और उसके 2000 साल बाद अब ये इकट्ठे हो रहे हैं। नो एट ऑल। इन वन शेप और फॉर्म दे हैव ऑलवेज बीन देयर। ट्रू। इस दफा इन्होंने ये रियासत बनानी थी। क्यों मिडल ईस्ट के अंदर इसराइल का इन्होंने कयाम आर्ज़ वजूद में लेके आए? इस वजह से क्योंकि ये सीट ऑफ द वर्ल्ड है, जैसा हमने अभी बात की ब्रेजिंस्की की और वो सारी, आपको इन सबसे दुनिया के कीमती ट्रेड रूट्स यहाँ से गुजरते हैं, सबसे खूबसूरत सिविलाइजेशंस यहाँ से जाती हैं, सेंटर दुनिया का मिडल ईस्ट और ये सारा रीजन है। इन्होंने इस रीजन को कंट्रोल करना था। मस्जिद अक्सा के करीब आके ये लोग आबाद हुए। दीज आर ऑल बिजनेसमैन जो आके यहाँ पे आबाद हुए। आबाद होके इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो चेंजिंग रियलिटीज थी ना, उसमें नेशन स्टेट्स इस तरीके से, इस शेप और फॉर्म में मार्ज़ वजूद में आई। पहले ये इकट्ठे रहते थे जगह जगह, सेमी ऑटोनमस बन के, एक बड़ी रियासत होती थी उसमें रहते थे। उसकी वजह क्या थी कि अपना अलहदा रियासत क्यों नहीं बना सके? क्योंकि आज आप देखें तो मुसलमानों की पॉपुलेशन तकरीबन 2 बिलियन के करीब है, 2.25 बिलियन के करीब जो है क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन है। यहूदियों की पॉपुलेशन 1.5 करोड़ है। 15 मिलियन टू 20 मिलियन के करीब मैक्सिमम भी कर लें। तो उस जमाने में जब बड़ी बड़ी रियासतें थी, ऑटोमन एम्पायर और ये सारी, तो उस दौर में इनके पास स्पेस ही नहीं थी अपनी अलग रियासत बनाने की, नंबर्स नहीं थे, तो ये सेमी ऑटोनमस हालत में रहते थे। अब जब नेशन स्टेट्स बनी तो इनके पास वो एक एक्सक्यूज आ गया कि हम एक अलग मुल्क में रह सकते, क्योंकि छोटे छोटे मुल्क भी तो मौजूद है ना। तो इन्होंने वो मुल्क बनाने के लिए, अब उसके कयाम के लिए इनको नैरेटिव चाहिए था। अब यहूदी यूरोप का आरामदेह माहौल, सर्दी और सुकून छोड़ के डेजर्ट में क्यों आएगा? हाँ। उसके लिए दे नीडेड अ नैरेटिव। और नैरेटिव फिल्थी रिच ज्यूस। अब नैरेटिव क्या था? नैरेटिव ये था कि क़यामत आने वाली, आखिर एंड टाइम्स हैव स्टार्टेड एंड दिस इज द प्रॉमिस्ड लैंड, और हम यहाँ पे बैठ के फ्रॉम रिवर नाइल टू यूफ्रेटिस कंट्रोल करेंगे, और यहाँ पे आना इस वजह से हमारे लिए जरूरी है।